Revision of cost ledger control accounts. Cost ledger control account, it is nothing but ये अकाउंट्स में जैसे जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर बैलेंस शीट बनती है, उसी तरीके से कॉस्टिंग में भी जर्नल होते हैं, लेजर्स होते हैं, फिर उसके बाद कॉस्ट शीट बनती है। तो जर्नल एंट्रीज किस तरीके से होते हैं? तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज दो तरीके से मेंटेन किए जा सकते हैं, इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग के बुक्स ऑफ अकाउंट सेम है, नॉन इंटीग्रल मतलब अकाउंट्स के बुक्स ऑफ अकाउंट अलग, कॉस्टिंग के बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग। जब भी नॉन इंटीग्रल होगा उसके केस में कैश, बैंक, क्रेडिटर, डेटर, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इन सब अकाउंट को एक अकाउंट से रिप्लेस किया जाता है, वो अकाउंट से CLC। इसको दो तीन नाम है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ऐसे अलग अलग नाम है, पर काम सबका सेम है। तो अगर कोई भी एंट्री में तुमको एक आधा सेकेंड इफेक्ट नहीं मिल रहा, सेफली GLA को दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी ये कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में तुम्हारा CLC भी फ्लो होता है। कैसे फ्लो होता है? कोई भी चीज कॉस्टिंग में बनानी तो तीन एलिमेंट लगते, कौन से तीन? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये तीन एलिमेंट लगते। तो वैसे ही मटेरियल अकाउंट को नया नाम है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेस को वेजेस कंट्रोल, और फैक्ट्री ओवरहेड को फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। कोई भी अकाउंट को एंड में कंट्रोल वर्ड ऐड कर दो, तो इन सब का बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा WIP में, और WIP में बनेंगे फिनिश गुड्स। तो WIP का बैलेंस ट्रांसफर होगा फिनिश गुड्स को, और फिनिश गुड्स को और कहां से बैलेंस आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इधर से बैलेंस फिनिश गुड्स को आएगा। फिर फिनिश गुड्स का बैलेंस निकल के किधर जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और जो बैलेंस जाता है उसको कौन सा वर्ड है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ सेल्स में और दो जगह से बैलेंस आता है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो इन दोनों के कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल का बैलेंस ट्रांसफर होता है कॉस्टिंग P&L, एंड सेल्स का बैलेंस कॉस्टिंग P&L। फिर कॉस्टिंग P&L में बैलेंसिंग फिगर आएगी और वो ट्रांसफर होगी GLA को, और तुम्हारा GLA वहां पे टैली हो जाएगा। तो GLA का बैलेंस टैली करने के लिए किसके किसके साथ करना पड़ेगा? स्टोर लेजर, WIP, फिनिश गुड्स। तो इन जनरली इन तीनों के साथ मैच होगा, इन तीनों को ही बैलेंस रहता है। बाकी ओवरहेड अकाउंट्स को बैलेंस जनरली नहीं रहता है। अगर कुछ भी बैलेंस आया ओवरहेड अकाउंट में, एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका बैलेंस किधर जाता है? किधर जाता है? ओवरहेड अकाउंट, कॉस्टिंग P&L। क्यों? हाँ तो ठीक है, पर क्यों? और एक रीजन हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट है सर, उसको बैलेंस नहीं रहता, इसलिए कॉस्टिंग P&L में। और उसमें बैलेंस है, इसका मतलब वो एक तो अंडर अब्जॉर्प्शन है, नहीं तो ओवर अब्जॉर्प्शन है, और अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन किधर डालते हैं? कॉस्टिंग P&L में। इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसका बैलेंस आया तो कॉस्टिंग P&L में जाता है। अगर क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रही है, मतलब देर इज अंडर अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्ब क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रही है मतलब अब्जॉर्प्शन कम है, अब्जॉर्प्शन कम है मतलब वो अंडर अब्जॉर्प्शन। और डेबिट साइड अगर बैलेंसिंग फिगर आई तो ओवर अब्जॉर्प्शन, वो भी कॉस्टिंग P&L को जाएगा। तो बेसिकली कुछ स्टार्टिंग में जर्नल एंट्रीज है जो तुमको बताएंगे कि कौन सा बैलेंस कहाँ पे जाना चाहिए। इसमें एक्सेप्शनल एक चीज याद रखनी है, डायरेक्ट एक्सपेंस, रॉयल्टी। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट WIP में जाता है। तो रॉयल्टी अकाउंट अगर ऐसा कुछ रहा तो WIP टू GLA तुम ट्रांसफर कर सकते हो। और एक कंफ्यूजन आता है वेजेस में, पहले वेजेस पेमेंट करने पड़ते हैं, फिर वेजेस ट्रांसफर भी करने पड़ते हैं। तो वेजेस पेमेंट की एंट्री है वेजेस कंट्रोल टू GLA, और ट्रांसफर की एंट्री है वेजेस टू WIP, डायरेक्ट वेजेस रहा तो, और इनडायरेक्ट वेजेस रहा तो फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स टू वेजेस कंट्रोल। इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड है, इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड है। तो ये तुमको फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो स्टोर लेजर से फैक्ट्री ओवरहेड को भी बैलेंस जा सकता है, वेजेस कंट्रोल से भी फैक्ट्री ओवरहेड को बैलेंस जा सकता है। फिर बेसिक जर्नल एंट्रीज देखने के बाद अगर नॉर्मल लॉस रहा, एक तो नो एंट्री लिखो और नीचे लिखो कि रेट पर यूनिट चेंज हो जाएगा, नोट लिखना पड़ेगा। या फिर नॉर्मल लॉस को तुम फैक्ट्री ओवरहेड को भी ट्रांसफर कर सकते हो। और अबनॉर्मल लॉस रहा तो कॉस्टिंग P&L, abnormal loss is always transferred to costing P&L.
फिर उसके बाद लेजर्स देखे, लेजर के केस में तुमको ध्यान रखना है ओपनिंग बैलेंसेस कंपल्सरीली टैली होना, अगर टैली नहीं हो रहा तो वो बैलेंस किसको रहेगा, जीएल ए को, जीएलसी को बैलेंस देना पड़ेगा और क्रॉस टैली करना ही पड़ेगा तुमको। फिर एक आता है कैपिटल डब्ल्यूआईपी कॉन्सेप्ट। कैपिटल डब्ल्यूआईपी मतलब असेट बनाना, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, इरेक्शंस हो। तो जैसे फिनिश गुड्स को 3 चीजें लगती, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वैसे ही कैपिटल डब्ल्यूआईपी को भी 3 चीजें लगेंगी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो वो जाएंगे कैपिटल डब्ल्यूआईपी में, और कैपिटल डब्ल्यूआईपी में वो फिक्स असेट बन जाएगा, और जैसे ही फिक्स असेट बन जाएगा किधर ट्रांसफर करेंगे, जीएलए अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे तुम। स्टैंडर्ड अकाउंट्स तुम देख सकते हो कहाँ पे भी जाके, एक जनरल प्रोसीजर चेक कर को। इसके अंदर अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर दो और वो फिनिश गुड्स अकाउंट में तुमको लिखना पड़ेगा। फिनिश गुड्स अकाउंट में से प्रॉफिट माइनस करके वो लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिनिश गुड्स में आने के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की जब भी एडजस्टमेंट रहेगी तो तुमको फिनिश गुड्स अकाउंट में वो बैलेंस लिखना पड़ेगा, वो तुमको ध्यान देने का है। आफ्टर दैट अपन आए थे क्वेश्चंस, जिसमें ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कि तुमको अकाउंट्स के हिसाब से, कॉस्टिंग के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं और उनको रिकंसिलिएशन करना है। अकाउंट के हिसाब से कैसे बनाएंगे, अकाउंट के हिसाब से पी एंड एल बनाएंगे, पी एंड एल बना के प्रॉफिट निकालेंगे, वो जो प्रॉफिट आएगा वो अकाउंट्स के हिसाब से रहेगा। कॉस्टिंग का प्रॉफिट कॉस्ट शीट से बनाएंगे, जैसी कॉस्ट शीट चैप्टर 1 नंबर 1 के टाइम सीखे वही से ही कॉस्ट शीट बनानी है और तुमको प्रॉफिट निकालना है। इन दोनों को रिकंसाइल करना पड़ता है। रिकंसिलिएशन करने का एक इजी तरीका बताया मैंने कि तुमको एक टी फॉर्मेट में एक टेबल बनाना है। अगर मैं कॉस्टिंग प्रॉफिट से शुरू करता हूं तो कॉस्टिंग के क्रेडिट साइड स्टार मार्क देना है, जहां पे स्टार मार्क वहां पे निगेटिव साइन और बाजू में पॉजिटिव साइन। तो सेम वे अगर मैंने अकाउंट लॉस के साथ बोला है, अकाउंट लॉस के साथ, तो अकाउंट्स के डेबिट साइड पे स्टार मार्क, जहां पे स्टार वहां पे निगेटिव, अपोजिट साइड प्लस, और यहाँ पे रिवर्स साइंस। अगर ऐसा करेंगे तो तुमको सिर्फ वो ट्रांजैक्शन कहां पे एंटर होना है। सपोज मैंने बोला कि बैड डेट्स, बैड डेट कॉस्टिंग में नहीं आते, सिर्फ अकाउंट्स में आते 10,000, तो अकाउंट्स में डेबिट साइड आते हैं बैड डेट्स, तो 10,000 लिखना है, इसके ऊपर साइन है निगेटिव, बस मुझे लेस में एडजस्टमेंट करने और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, जो चीज जहां पे आती है वहां पे लिख देनी है। सपोज मैंने अगर ऐसा बोला इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड कॉस्टिंग में नहीं आता, अकाउंट्स में आता है, किस साइड आता है, क्रेडिट साइड, 12,000, तो ऊपर का साइन क्या है, ऐड, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, ऐड करना है और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सपोज डेप्रिसिएशन कॉस्टिंग के हिसाब से 1.5 लाख है, अकाउंट के हिसाब से 1,20,000 है, तो एक तो तुम दोनों लिख सकते हो, या फिर एडजस्टमेंट देखो 1.5 लाख के ऊपर साइन क्या है, प्लस, और 1,20,000 के ऊपर, तो क्या करेंगे तुम 30,000 प्लस में एडजस्टमेंट लेके जाएंगे। तो तुम बेसिकली एक ऐसा भी कर सकते हो, तो तुमको दोनों जगह लिखना है, डिफरेंस ऐड करना है। ऐसे ही साइन में अंडर ओवर ऑब्जॉर्प्शन, तुमको देखने का अगर अंडर ऑब्जॉर्प्शन बोला है, अंडर ऑब्जॉर्प्शन, अंडर ऑब्जॉर्प्शन मतलब अकाउंट्स के हिसाब से ज्यादा, कॉस्टिंग के हिसाब से कम, ये है अंडर ऑब्जॉर्प्शन। तो तुमको अंडर ऑब्जॉर्प्शन दिया है सपोज 15,000, तो तुमको किधर लिखना पड़ेगा, किस में ज्यादा है, अकाउंट्स में, तो अकाउंट्स में 15,000 लिखो, फिर उसके ऊपर साइन क्या है, माइनस, तो ये माइनस में चले जाए। अगर ओवर ऑब्जॉर्प्शन लिखा है, ओवर ऑब्जॉर्प्शन सपोज 8,000, ओवर ऑब्जॉर्प्शन मतलब अकाउंट्स में कम है, कॉस्टिंग में ज्यादा है, तो जिसमें ज्यादा है, कॉस्टिंग में ज्यादा है, तो कॉस्टिंग में लिखो कितना, ऊपर साइन क्या है, प्लस, तो ये किधर जाएगा, ऐड वाले एडजस्टमेंट में चले जाएगा। तो अंडर ऑब्जॉर्प्शन में अकाउंट्स में लिखना है, ओवर ऑब्जॉर्प्शन में कॉस्टिंग में लिखना, और फिर ऊपर जो साइन है उस हिसाब से प्लस और माइनस करके लिखना है, पूरे ऐड साइंस, पूरे लेस साइंस। अगर तुमको अंडर ओवर ऑब्जॉर्प्शन कंफ्यूज होता है, सीधा लिख सकते डिफरेंस इन ओवरहेड्स, डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा कुछ भी डिफरेंस वर्ड यूज करके तुम प्लस या माइनस, तुमको साइंस खुद बता देंगे, इसके हिसाब से करना है।
इसको करते समय मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट नाम का एक कंसेप्ट आया था। मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट इज नथिंग बट तुमको स्टेटमेंट की जगह अकाउंट फॉर्मेट में लिखना है। अगर प्रॉफिट देते हैं तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिख दो, ऐड वाले आइटम्स पूरे उसके नीचे लिखो, डेबिट क्रेडिट दिमाग में मत रखो। अगर ऐड बोला है तो उसके नीचे लिखना है, और माइनस बोला तो उसके अपोजिट साइड में लिखना है, और फिर जैसे ऐड लिस्ट करते वैसे बैलेंसिंग फिगर निकालो, तुम्हारा टैली हो जाएगा। एग्जाम के अंदर अगर स्टार्टिंग पॉइंट दिया है क्वेश्चन में तो उससे ही स्टार्ट करना पड़ेगा कंपलसरी, ना तो मार्क्स 0। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट दिया, अगर कॉस्टिंग प्रॉफिट बोला है कॉस्टिंग प्रॉफिट से शुरू करो, अकाउंट लॉस दिया है तो अकाउंट लॉस से ही शुरू करो, साइन चेंज मत करो, तुम कुछ भी मत दिमाग लगाओ, वो खुद स्टार मार्क बता देगा तुमको प्लस करना है माइनस करना है क्या करना है। स्टेटमेंट बोला तो प्लस और माइनस वर्टिकल फॉर्मेट में करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट है, एड लेस, ये है अकाउंट, ठीक है। अकाउंट के केस में डेबिट और क्रेडिट इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। फिर सीएलसी में रिकंसिलिएशन के अलावा ऐसा ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क को आएगा। अगर मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन ऐसे कुछ है जिसमें से प्लस माइनस डिसाइड करना है तो 5 मार्क को क्वेश्चन आता है, वो तो तुम्हारा बोनस है। एग्जाम में खुद समझ में आ जाएगा तुमको कि तुमने सही किया है या गलत किया है, या फिर नहीं जम रहा तो सही करने के लिए क्या प्लस और क्या माइनस करना पड़ता है वो कर लो, और क्या ऑप्शन है। वही से भी तो टैली करने का अच्छा है, तो देख लो कौन सा नंबर प्लस और माइनस करके टैली होता है। उतना तो नौबत नहीं आना चाहिए वो स्टेटमेंट के बाद। 5 मार्क को आ गया तो बोनस पकड़ लेना। अदरवाइज अगर लेजर या जर्नल आए तो जनरली 10 मार्क को आता है, और जनरल लेजर के लिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, तो 10 मार्क को क्वेश्चन है तो 18 मिनट से ज्यादा लग सकते हैं। तो तुमको ट्राई करना है कि बाकी चैप्टर थोड़े से फास्ट होने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर को तो टाइम जनरली ज्यादा लगेगा। ओके, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन आएगा तो टाइम सेव हो जाएगा, और ये बोनस मार्क्स है ये चैप्टर, ठीक है। कुछ डाउट है इसमें और? चलेगा।